हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स कॉर्नर के, जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। यदि आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने इसकी कंप्लीट थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ लिया है, देख लिया था कि क्या है। यदि आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 वाली वीडियो में जाके देखिए। फिलहाल ये पार्ट 2 है इस वीडियो का, इस सीरीज़ का, यानी इस चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 है। और इस पार्ट 2 में हम लोग दो टाइप के न्यूमेरिकल देखेंगे, एक हमारा होगा टाइप 1 और एक हमारा होगा टाइप 2 न्यूमेरिकल। ठीक है ना। मुझे लगता नहीं है कि ये दोनों टाइप के न्यूमेरिकल आज इस सीरीज में खत्म हो पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसीलिए मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी टाइप 1 में खत्म कर दूं। अगर टाइप 2 भी खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं उसके लिए एक अगला वीडियो बना दूंगा पार्ट 3 के नाम से, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो इस वन शॉट क्लास में आप सभी लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूं। न्यूमेरिकल हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, बिना किसी देरी के हम लोग डायरेक्टली स्विच करते हैं, क्योंकि उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 वाला वीडियो देखा होगा, थियोरेटिकली सारा क्लियर होगा, फार्मूला भी आपको मालूम होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फिलहाल अगर निचोड़ इस चैप्टर का आपको ना मिला हो तो तुरंत जाइए। अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा प्रीवियस वीडियो का, आप वहां से क्लिक करके देख भी सकते हैं। फिलहाल प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो चलें भाई आगे बढ़े। ओके, तो ये रहा टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। अब इसको ध्यान से पढ़िए और लगाना फिर शुरू करिए। आप एक काम कर सकते हो, आप मेरे लगाने से पहले ही क्वेश्चन को पढ़ के, आप चाहो तो वीडियो पॉज भी कर सकते हो, क्वेश्चन को पढ़ के कॉपी में सॉल्व कर लो, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखो, ताकि जो आपसे गलतियां हो उसे आप इम्प्रूव कर सको। मेरी बात समझ में आ गई ना आपको? तो अब चलो हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ने हमको ये बोला है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो और थोड़ा इसके बारे में और पढ़ो, जो लोगों को एक बार में ना समझ में आओ। जिनको आ गया उनका तो काम हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है बड़ा आसान, मैं समझाता हूँ आपको। कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम निकालना है। तो सबसे पहले एज यूजुअल मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बताया था कि सबसे पहले गिवन लिखा जाता है। तो गिवन मैंने नोट किया, और गिवन में क्या है, कह रहा है फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम। अब आपको पता होगा मोमेंटम को लेटर पी से डिनोट करते हैं, तो पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दीजिए ऐसे, क्योंकि ये निकालना है एज पर द क्वेश्चन। फिर कह रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि उस ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है जिसका मोमेंटम आपको निकालना है। तो मैंने वो भी गिवन में लिख दिया। और ये भी बताया कि मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब v की वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने ये भी लिख दिया। बस अब आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये गिवन वाला पोर्शन हो गया। बात समझ में आया ना? अब हम अप्लाई करते हैं फार्मूला। तो बताओ मोमेंटम को निकालने के लिए क्या फार्मूला आपने पढ़ा है? यदि आपको याद होगा तो यू मस्ट बी नोइंग कि क्या होता है। वी नो दैट, वी नो दैट क्या जानते हैं हम जानते हैं मोमेंटम p इक्वल टू फार्मूला होता है एम बी, और m की वैल्यू दिया है 10 और v की वैल्यू दिया है 5। तो कितना आंसर आएगा? 50 हो जाएगा, और यूनिट लगेगा केजी मीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सर इतना आसान क्वेश्चन आप पहली बार में ही दे दिए। बिल्कुल पहली बार में ही इतना आसान क्वेश्चन दिया जाता है, ताकि कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाए। मैंने कहा ना एकदम बेसिक से मैं उठा रहा हूँ टाइप 1, तो आधे लोग जो अच्छे बच्चे होंगे वो तो मुंह जबानी ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। और जो थोड़ा सा बच्चे नहीं प्रैक्टिस में पहले रहे होंगे या कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होंगे, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो डोंट वरी, सबका साथ लेके चलना होगा ताकि चीज़ें क्लियर रहें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ से लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि टू ऑब्जेक्ट हैविंग देयर मासेस इन द रेशियो ऑफ 3:5, बहुत ध्यान से देखिएगा। Two objects having their masses in the ratio of 3:5 are acted upon by two forces, each on one object. ठीक है। ओके, द फोर्सेज आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो आपको एक बार दिया हुआ है मास का रेशियो दिया है, एक बार आपको दिया हुआ है फोर्स का रेशियो, और आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन का रेशियो। फिर वही बात, सबसे पहले आपका काम है गिवन को अच्छे से लिख देना। तो मैंने गिवन नोट किया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि देयर आर टू ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे होगा, एक ऑब्जेक्ट ऐसे होगा,
और एक ऑब्जेक्ट का मास अगर m1 है तो दूसरे का मास m2 होगा। इसका मतलब अगर हम एक ऑब्जेक्ट के फोर्स की बात करें F1 तो दूसरे का F2 होगा। इसका मतलब पहले ऑब्जेक्ट का अगर हम एक्सेलरेशन a1 माने तो दूसरे ऑब्जेक्ट का a2 होगा। ये सिंपल समझने वाली बात हो गई, ठीक है ना। आपको समझाने के लिए मैंने ये नोट किया, ये कॉपी में नोट नहीं करना है। क्लियर माई पॉइंट। तो इस तरीके से ये होगा। तो बस वही बोला है कि हाँ टू ऑब्जेक्ट हैविंग देयर मासेस इन दिस रेशियो। तो मैंने क्या करना है कि दो ऑब्जेक्ट का मास जो है वो उसका रेशियो जो है 3:5 है। दैट मीन्स m1 अपॉन m2 कैन बी रिटन एज 3/5। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? क्योंकि मैंने मान लिया कि पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है, तो उसका रेशियो 3:5 होगा एज पर द गिवन डेटा। फिर कह रहा है कि द फोर्सेज आर इन द रेशियो ऑफ दिस, मतलब जो फोर्सेज उस पर लग रहे हैं तो वो किस रेशियो में है? 5:3 में है। इसका मतलब शायद क्वेश्चन ये कह रहा है कि F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू क्या होता है? 5/3 यहाँ पे दिया है, वो लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब क्या आपसे पूछ रहा है? रेशियो इन देयर एक्सेलरेशन। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये तीन डेटा आपके सामने है जिनमें से दो मालूम है और तीसरा कैलकुलेट करना है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कुछ तो दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। क्या? मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, आप ध्यान से देखना। यू मस्ट बी नोइंग कि एक फार्मूला होता है F इक्वल टू एम ए, ये तो सबको पता होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू ये फार्मूला आपने प्रूव भी किया होगा, ठीक है ना। इक्वेशन 1 एक तरीके से मानते हैं इसको। अब हमने क्या किया? F इक्वल टू एम ए ये होता है, लेकिन इसी फार्मूले को मैं दो बार अप्लाई करूंगा, एक मेरे फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, एक मेरे सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए। तो अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए लगाओगे तो यही फार्मूला बन जाएगा F1 इक्वल टू M1A1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और एक दूसरा बन जाएगा F2 इक्वल टू M2A2। क्या ये ठीक लिखा मैंने? इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करो, अब आप इक्वेशन नंबर 2 में ना डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 3 से। यहाँ लिख दो ऑन डिवाइडिंग इनटू इक्वेशन नंबर 2 टू 3। मैं ऐसे शॉर्टकट में नोट किया हूँ, आप ऐसे समझ जाओ। अब यहाँ पे दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? F1 अपॉन F2 इक्वल टू, मतलब इसमें इससे डिवाइड कर दिया तो फिर अब इसमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इट कैन बी रिटन एज M1A1 अपॉन M2A2। क्या ये सही है? एकदम सही होगा, डिवाइड करने के बाद यही आएगा। अब आप ध्यान से देखो तो F1 अपॉन F2 जो मैंने यहाँ लिखा है उसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, और यहाँ पे इन दोनों को थोड़ा मैं करूँगा स्प्लिट। ध्यान से देखना, F1 अपॉन F2 ये इस तरीके से कर दिया, और इन दोनों को अगर अलग अलग मैं लिखूँ तो M1 अपॉन M2 इंटू A1 अपॉन A2। क्या मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ? ऐसा लिखने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमें F1 अपॉन F2 की भी वैल्यू पता है और M1 अपॉन M2 की भी वैल्यू पता है यहाँ से। तो इन दोनों की वैल्यू रख के मैं A1 अपॉन A2 निकाल लूँगा, और यही तो मुझे निकालना था, हाँ या ना। अब वैल्यू पुट करो, F1 अपॉन F2 की वैल्यू क्या है? 5/3 है इसकी वैल्यू, और M1 अपॉन M2 की वैल्यू क्या है? 3/5 है। इंटू A1 अपॉन A2 कैलकुलेट करना है तो वो मैंने ऐसे रख दिया। अब एक बात बताओ, क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इस 5 का इस 5 के साथ और इस 3 का इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर शायद आना शुरू हो जाए। तो बिल्कुल यही सही तरीका है, आप मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 और 3 3 जा हो जाएगा 9। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ A1 अपॉन A2। इसको माइनर में लिख लो थोड़ा सा लीके से, तो ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 25/9। दिस इज व्हाट योर कंप्लीट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दो मेरे भाई, ठीक है ना। इट्स योर मॉरल ड्यूटी, है ना। वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ साझा कर लो, थोड़ा आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा मुझे भी मज़ा आ जाएगा। अनडाउटली सब्सक्राइब के लिए तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, आप खुद कर लोगे, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, ठीक है ना। एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इफ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहा है, आराम से इसको कर पाएंगे। कह रहा है कि व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन, तो फिर से वही गिवन हमेशा लिखिए, यही तरीका है न्यूमेरिकल को लगाने का। फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल लगा के अच्छा नंबर गेन करना चाह रहे हो, जो कि करना ही पड़ेगा आपको, तो ऐसे केस में गिवन पहले सलीके से लिखो। तो गिवन के अकॉर्डिंग ये है कि एक्सीलरेशन आपको कैलकुलेट करना है। व्हाट इज एक्सीलरेशन, तो मैंने ए लिख के क्वेश्चन मार्क कर दिया। फिर कह रहा है कि ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, इसका मतलब m की वैल्यू दिया हुआ है 5 kg। फिर कह रहा है कि इफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है f की वैल्यू
100 न्यूटन है। तो बहुत आसानी से लग जाएगा। अभी वही न्यूटन सेकंड लॉ वाला इक्वेशन आप लगाए थे ना, वही फिर से लगा दीजिए। नाउ सिंस यू नो दैट कि F इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, एम ए, ये फार्मूला आपको पता ही है। अब F की वैल्यू रख दीजिए 100, M की वैल्यू जो दिया है वो रख दीजिए और A कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, A इक्वल टू 100/5 हो जाएगा। कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये 5 वन जा 5 और 5 टू जा 10 यानी 20 आ जाएगा। दैट मीन्स ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। क्यों सही लिखा मैंने, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। दिस इज योर कंप्लीट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप में से किसी को पता है कि ये एक्सीलरेशन ए का डेफिनेशन क्या होता है? यदि एक्सीलरेशन का डेफिनेशन आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। साथ में मुझे ये बताइए कि एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन? अगर मालूम हो तो ज़रूर बताइए मुझे, ठीक है ना। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप पेन पेपर से कॉपी में बहुत अच्छे से लिख रहे होंगे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, उसका आंसर भी निकाल रहे होंगे। यदि ऐसा कर रहे हो तभी पढ़ने लिखने का फायदा है, वरना क्लोज योर वीडियो एंड जस्ट गो एंड स्लीप एंड एंजॉय योर मोमेंट वट एवर यू लाइक द मोस्ट यू डू। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के लिए थोड़ा सा तो सेक्रीफाई करना पड़ेगा। एक पीसफुल जगह पे बैठना, पेन पेपर लेना, उसमें प्रॉपर नोट करना। जब तक नोट नहीं करोगे ना, कोई फायदा नहीं है। वीडियो केवल देख लेने से कुछ नहीं होने वाला है। वीडियो देखिए, वीडियो पॉज करिए, फिर उसके क्वेश्चन को नोट करिए, नोट करके उसका सॉल्यूशन लीजिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अच्छा एक बात और आपको बताएं, प्रैक्टिस करने के लिए आपको किताब उठाना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैं खुद यहाँ पे सारी किताबों से क्वेश्चन को फिल्टर करके ला के यहाँ पे रख दिया हूँ। आप वीडियो देख के और वहाँ से नोट करके भी आप रिवीजन सारे नंबर का कर सकते हो बहुत अच्छे से। और मैं हर एक चैप्टर का रखूँगा, इवन क्लास 9th एंड 10th बोथ, ठीक है। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, बशर्ते आप केयरफुल रहो तब तो बात बने। अब परेशान होगे तब तो परेशानी होनी ही पड़ेगी। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, अ व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1000 kg। तो फिर से वही बात है, गिवन हम लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसने बोला कि मास ऑफ व्हीकल इज 1000 kg, तो मैंने यहाँ पे 1000 kg नोट कर दिया। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड, व्हीकल और रोड के बीच में क्या फोर्स होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप विद अ नेगेटिव एक्सीलरेशन, इसने कहा कि यदि व्हीकल को हमें एक नेगेटिव एक्सीलरेशन यानी ए की वैल्यू उसने लिया -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे इसने कहा कि यदि व्हीकल को इससे रोकना हो, -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से रोकना हो, तो बताओ किस फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड, मतलब एफ निकालना है, एम दिया है, ए दिया है। इट्स वेरी इजी, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि अगर एक्सीलरेशन लग रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो आपको एक रिटार्डिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब आपका आंसर नेगेटिव में ही आना चाहिए। चलिए देखते हैं, अगर नेगेटिव में नहीं आता तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला है फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड, और अगर गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, ये रोड है, तो ये गाड़ी तभी रुकेगी जब इसके ऊपर कोई फोर्स लगे, वो भी रिटार्डिंग फोर्स। बात समझ पाए ना। मान लो ये गाड़ी है, तो इसके भी ऊपर इस इन दोनों के बीच में, रोड और पहिए के बीच में फोर्स लगेगा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तभी तो रुकेगा। मतलब फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, बिल्कुल फ्रिक्शन फोर्स की तरह समझ लो। चलो फिलहाल फार्मूला अप्लाई करो, तो F इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, एम ए होगा। हमको पता ही है, सबको पता है। F निकालना है तो M की वैल्यू रखो, 1000 रख दिया मैंने। ए की वैल्यू कितना दिया है, 1.5 दिया है, लेकिन माइनस के साथ। और इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1500 न्यूटन। दिस इज योर राइट आंसर। अब आप सोचोगे सर ये एफ की वैल्यू, मेरा जो आंसर आया है वो माइनस में क्यों आया है? तो ये माइनस इस बात को इशारा कर रहा है कि ये जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है। रिटार्डिंग फोर्स मतलब ये फोर्स उस व्हीकल के ऊपर लग रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब गाड़ी जा रही है इधर, लेकिन फोर्स लग रहा है इधर, तभी तो गाड़ी रुकी। अब वो फ्रिक्शन से लगा, ब्रेक से लगा, किससे लगा, दैट इज अनदर थिंग, बट फोर्स यहाँ नेगेटिव आएगा तभी गाड़ी रुकेगी, क्योंकि आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव था। इसीलिए जब भी कभी फोर्स नेगेटिव आता है तो उस फोर्स का नाम रिटार्डिंग फोर्स हो जाता है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, है तो ये आसान, लेकिन इसके लॉजिक बहुत अच्छे हैं। ये समझने के लिए क्वेश्चन बहुत ही लाइक बेटर है आपके लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, आपने अच्छे से नोट कर लिया है। यदि नोट कर लिया है तो ठीक है, बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला न्यूमेरिकल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो आपके सामने दिख रहा होगा। ये कह रहा है कि देयर इज अ टॉय, यानी कि अ टॉय बस
ऑफ 5 kg, एक टॉय बस है जो 5 kg का। तो फिर से तुरंत गिवन लिखिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट काम निपटा देना है, ठीक है ना। तो टॉय बस ऑफ मास 5 kg, इसका मतलब m की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 5 kg, मैंने नोट कर दिया। मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, ये भी नोट कर दिया। कह रहा है कांस्टेंट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, एक फोर्स 5 न्यूटन का एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे लगता है, ये भी मैंने नोट कर दिया यहाँ पे। कह रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, यानी कि इसने बोला कि t इक्वल टू 3 सेकेंड है और आप ये मुझे बताओ कि 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब एक बात देखो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई। कह रहा 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, इसका मतलब ये होगा u, ये भी नहीं है, ये गड़बड़ हो गया। ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल है और 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, मतलब v आपसे पूछ रहा है, ये हो गया कहानी। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। कह रहा है एक टॉय बस है जिसका मास है 5 kg और वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, क्योंकि वो इनिशियली 2 से मूव कर रहा है इसलिए ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये u की वैल्यू होगी और कांस्टेंट फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है, मैंने यहाँ मेंशन किया। कह रहा है 3 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा, यानी फाइनल वेलोसिटी निकालना है। अब ये क्वेश्चन कई सारे बच्चों को टफ लग रहा होगा, लेकिन कई सारे बच्चे जो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे वो समझ जाएंगे इस क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा दम नहीं है, ठीक है ना। आराम से आप कर सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए तो इसको टाइप 1 की कैटेगरी में रखा गया है ना। फिलहाल आप दिमाग लगाओ, अभी अभी आपको फार्मूला पढ़ाया गया, बताया गया कि F इक्वल टू एम ए होता है। अब इसी फार्मूले को यूज़ करके हम कर सकते हैं। अब आप सोचोगे सर F तो दिया है, M दिया है, लेकिन ए के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, अब हम आपको बताते हैं क्या करना है। फार्मूले में ही थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम लोग, हमारा काम हो जाएगा। F इक्वल टू एम ए में m इंटू, क्या मैं a की जगह पे v माइनस यू अपॉन टी, ये वाला फार्मूला लगा सकता हूँ। पढ़ा तो होगा ही ना आपने कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो मैं अपने इस a में यही रख दूंगा, तो मेरा हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। अब इसी में वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि अब देखो ध्यान से, तुम्हें f भी पता है, m भी पता है, टी भी पता है, u भी पता है, बस v निकालना है तो आराम से निकल जाएगा। लेट्स पुट द वैल्यू। तो f की वैल्यू है 5, रख दिया मैंने। m की वैल्यू भी है 5, वो भी रख दिया मैंने। इनटू v की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, u की वैल्यू मुझे दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई t की वैल्यू दिया हुआ है 3, तो मैंने ये भी नोट कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ऐसे इधर जाएगा, v माइनस टू इधर आएगा। तो वी कैन राइट v माइनस टू इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा ना मेरे भाई। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 2 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2, दैट मीन्स v विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द टॉय बस। बात समझ गया ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर आपने निकाल लिया, बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से। उम्मीद है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलें आगे बढ़ें। एक बार थम्स अप कर दीजिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बता दीजिए मुझे, अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, यहाँ जैसे ये मास है तो मास से मुझे एक चीज़ याद आया कि मास का डेफिनेशन क्या होता है। क्या आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि मास का डेफिनेशन क्या है। और मास का डेफिनेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो एक वर्ड आपने सुना होगा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो कैन समबडी टेल मी कि वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, व्हाट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अ बुलेट ऑफ मास 5 kg ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइकिंग अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर 0.3 सेकेंड। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है आपके, तो इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन में दम है और क्वालिटी वाला सवाल है, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। है ये टाइप 2 लेवल का, बस मैंने टाइप 1 में रखा है। अब यहाँ पे देखो, अब बुलेट ऑफ मास 5 kg बोला है तो मैंने यहाँ पे रख दिया m इक्वल टू 5 kg, ना 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 5 ग्राम बोला है, तो 5 ग्राम है तो मैंने इसे 5 ग्राम लिख दिया, ठीक है ना। अब 5 ग्राम को क्या करना है, कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा आपका। तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब आप सबको पता होगा 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो इसमें अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा आंसर सही हो जाएगा। इसका मतलब 0.005, क्यों
सही है ना। तो ये होगा केजी, यानी 5 ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करोगे तो इट कैन बी रिटन एज 0.05 केजी। सही बात है ना, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो मैंने कर दिया। तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। याद रखिएगा यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है, नहीं तो आंसर आप सही नहीं निकाल पाएंगे। अब कह रहा है 5 ग्राम है बुलेट का मास, वो जो कि ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस वेलोसिटी से चल रहा है। तो इसका मतलब बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 150 मीटर पर सेकेंड है। कोई बच्चा अगर ये जानना चाहता है कि सर आपको कैसे पता चला कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो मैं बस यही आपसे कह रहा हूँ कि बुलेट शुरू में क्या कर रहा है, चल रहा है ना। अब ये ना कहना कि गोली चलाने के पहले की बात हो रही है, गोली चलाने के बाद, लॉन्च करने के बाद, शूट करने के बाद बुलेट के पास एक अपनी स्पीड होगी ना, तो वो यही इनिशियल स्पीड है, इसीलिए मैंने यहाँ यू लिखा है। आगे बोल रहा है कि जब आपने गन से ऐसे बुलेट चला दिया तो वो कोई एक दीवार है, उस दीवार में जाके टकराता है और उसके अंदर घुस जाता है। वही यहाँ पे लिखा है कि स्ट्राइक अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट। जब उसके अंदर जाता है ना तो उसके बाद वो उससे टकराएगा और रेस्ट में आ जाएगा। रेस्ट में आ जाएगा दैट मीन्स उसको टाइम लगेगा रेस्ट में आने में, कितना, 0.03 सेकेंड। यानी बुलेट चलाया गया और बुलेट 0.03 सेकेंड के बाद रुक जाती है टकराने की वजह से, क्योंकि एक वुडन ब्लॉक से वो टकराती है। ठीक है। अब कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक। आपको ये बताना है कि जब ये गोली आई और वो बुलेट आई और वो एक वुडन ब्लॉक से टकरा गई तो वो रुक गई, इसका मतलब वुडन ब्लॉक ने इसके ऊपर फोर्स लगाया होगा ना, तभी तो रुकी। तो वो आपको ये बताना है कि वो कितना फोर्स था, व्हाट वाज दैट फोर्स, जिस फोर्स को ब्लॉक ने लगाया गोली के ऊपर और गोली रुक गई। यानी कि इनडायरेक्टली आपसे कहा जा रहा है एफ कैलकुलेट करो। मैं फिर से आपको बता दूं, आप ये बताओ जब ये बुलेट आई थी तो बुलेट टकराई और रुक गई, तो फोर्स किसने लगाया रोकने के लिए, ये लाइक वुडन ब्लॉक ने लगाया, मतलब यहाँ भी रिटार्डिंग फोर्स होगा। क्योंकि आप देखो बुलेट की पहले स्पीड ज़्यादा थी और फिर बुलेट रुक गई, यानी फाइनल स्पीड विल बी जीरो, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो, तो मैं ये भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि फाइनल वेलोसिटी वी इक्वल टू जीरो। ये आपके काम का हो सकता है इसकी जरूरत पड़े, क्योंकि टकराने के बाद वो रुक जाएगा। रुकने का मतलब ही है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया तो वहाँ रिटार्डेशन आ जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन ए की वैल्यू माइनस में आएगा। इसका मतलब वो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन नहीं बल्कि रिटार्डेशन कहलाएगा, क्योंकि जब ए की वैल्यू माइनस आती है तो उसका नाम रिटार्डेशन हो जाता है, ये आपको पता होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ए नेगेटिव हो जाएगा तो एफ भी नेगेटिव होगा। अभी अभी आपने एक क्वेश्चन किया था, देखा था पुराने वाले क्वेश्चन में, तो कुछ वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आओ अब देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये दिमाग में आया कि हमें निकालना है एफ। अब आप बताओ एफ निकालने का फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है एम ए। तो यहाँ से पहले तो आप ए निकालो, तो ए तो आपको मालूम नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या करना है कि ए को रिप्लेस कर देंगे, वही जो अभी अभी थोड़ी देर पहले लगाए थे, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये फार्मूला लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो अब मैंने क्या करना है कि एम की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, नहीं एम की वैल्यू ना रखो, पहले फार्मूले को चेंज करते हैं। तो इट कैन बी रिटन एज वी माइनस यू अपॉन टी, क्या यहाँ तक कर दिया मैंने, ठीक है। ए की जगह पे मैंने ये रिप्लेस कर दिया, अब वैल्यू पुट करो। अब एम की वैल्यू क्या होगी, 0.05, सॉरी 0. ये 005 है ना, इंटू वी की वैल्यू क्या है सर, जीरो है, माइनस यू की वैल्यू क्या है 150 है, तो ये मैंने 150 कर दिया, अपॉन टी की वैल्यू क्या है 0.03 है। ये हो गया। अब एक बात बताओ, ये डेसिमल रिमूव करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो अगर डेसिमल रिमूव करना है तो देखो यहाँ 3 डिजिट के बाद डेसिमल है इसमें, तो और यहाँ 2 डिजिट के बाद है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा मैक्सिमम वाले को देखते हैं, तो हम लोग ऊपर नीचे 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डेसिमल तो पूरा गायब हो जाएगा। क्यों, मान लो ऐसे ऊपर नीचे 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे, इस 1000 का यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 5 हो जाएगा, डेसिमल गायब, अपॉन, और यहाँ जब इसी 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 हो जाएगा। क्यों, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 0 माइनस 150 तो माइनस 150 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दिया, ये पूरा अपॉन में आ गया, और यहाँ 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे ये 30 हो जाएगा। क्या ये सही है, 5 वन जा 5, 5 6 जा 30, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -150/6। इसको डिवाइड करो कितना होगा, आपको पता होगा 25 टाइम जाएगा, 25 6 जा कितना होता है 150 होता है, तो ये आ गया माइनस का 25 न्यूटन। इसका मतलब उस वुडन ब्लॉक ने बुलेट के ऊपर -25 न्यूटन का फोर्स लगाया, यानी कि एक रिटार्डिंग फोर्स की तरह ये काम किया। ठीक है ना, तभी तो बुलेट रुक गया जो चल रहा था। दिस इज व्हाट द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, उम्मीद है नोट हो गया होगा, नोट कर लिया, चलिए बढ़िया है, अब आगे बढ़ते हैं।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या होगा। क्या आप में से कोई लगा सकता है इस क्वेश्चन को? चलिए लगाइए, आप वीडियो पॉज करके लगा के बताइए कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तब देखिएगा, आप पहले मत देखिए क्योंकि मैं नहीं रुक सकता। रीज़न क्योंकि वीडियो का लाइक साइज बड़ा हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं रुक नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। होप यू अंडरस्टैंड। इसलिए आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर निकालो, फिर वीडियो प्ले करके देखना कि आपका सही है कि नहीं है। फिलहाल मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे है अ बॉय थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक लड़का है जो एक बॉल लेता है, उसको ऊपर की तरफ फेंकता है, ठीक है ना, और किस स्पीड से फेंकता है? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकता है। कह रहा है मास ऑफ द बॉल इज 400 ग्राम। मतलब इस बॉल का अपना एक सर्टेन मास है और मास दिया हुआ है कि वो 400 ग्राम का बॉल था जिसे ऊपर फेंका गया। अच्छा, ये ऊपर फेंके गया बॉल तो कुछ हद तक ऊपर जाएगी, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर ये वापस भी तो लौट के आएगा, हाँ या ना? ऐसा तो है नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, इस बात से मुझे एक चीज़ याद आया कि क्या ऐसा संभव है कि कोई किसी ऑब्जेक्ट को आसमान की तरफ ऊपर फेंके और वो हमेशा हमेशा के लिए ऊपर चला जाए? क्या ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो मुझे ये बताओ कि किस स्पीड से फेंके कि ये संभव हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट कभी नीचे नहीं आएगा, हमेशा हमेशा के लिए ऊपर चला जाएगा। उसके लिए किस स्पीड से ऑब्जेक्ट को फेंका जाए? ये मेरा एक छोटा सा सवाल है, बहुत क्रिएटिव है, थोड़ा अच्छा है, अच्छे लेवल का है। ढूंढिएगा, पूछिएगा, लोगों से पता करिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा। फिलहाल यहाँ पे ये है कि द मास ऑफ द बॉल इज 400 ग्राम। ये दिया है कैलकुलेट हाउ हाई द बॉल विल गो। पूछ ये रहा है कि ये कितनी ऊंचाई तक जाएगा। मतलब मैंने कहा ना कि ये एक टाइम पे लौट के आएगा, तो वही बात है, जहाँ से लौटेगा वहाँ तक जाएगा। मतलब वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, यानी कि एच कैलकुलेट करना है। कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द बॉल। ये भी बताओ कि बॉल का मोमेंटम यानी पी क्या होगा एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे। अब बहुत सारी बातें यहाँ पे पूछी गई हैं। सवाल ये भी बहुत अच्छा है, दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाइएगा। अब एक बात मुझे बताइए, अगर किसी बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो कुछ इस तरीके से, तो वो बॉल सर्टेन स्पीड से आपने फेंका 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपको पता है ग्रेविटी की वजह से ये बॉल नीचे की तरफ खींचती रहेगी हमेशा। फिर भी क्योंकि आपने फेंका है तो कुछ हद तक ये ऊपर जाएगी। जैसे आप अभी ट्राई करके देखिए, अपने पेन को आप ऊपर फेंको, थोड़े समय के बाद फिर लौट के वापस आ जाएगा आपके पास। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक ये वापस जाएगा दैट विल बी इट्स हाईएस्ट पॉइंट, और इस हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, और उस टाइम पर ये अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, तो वो h होगा। समझ गए? यही चीज़ मैं यहाँ पे अब गिवन में लिखूंगा, ध्यान से देखना। तो गिवन में सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि आपने किस स्पीड से ऑब्जेक्ट को फेंका, 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो उसकी इनिशियल स्पीड थी, तो मैंने लिख दिया u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताओ, क्योंकि उसको वर्टिकली अपवर्ड आपने फेंका है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया v इक्वल टू जीरो। ये पूरी लाइन में कहीं नहीं लिखा है कि वो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। बिकॉज यू नो किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंकोगे तो वो एक हाइट पर जाके फिर वापस आना शुरू होगा, जहाँ से वो लौटना शुरू होता है उसी पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं, और उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। इसीलिए मैंने v इक्वल टू जीरो बोल दिया। अब ये भी कर दिया मैंने। क्वेश्चन ने ये भी बोला कि उसका मास जो है वो 400 ग्राम है, तो मैंने m इक्वल टू लिख दिया 400 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 0.4 केजी हो जाएगा, तो मैंने ये भी मेंशन कर दिया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कैलकुलेट द हाईएस्ट, कैलकुलेट हाउ हाई द बॉल विल गो, यानी हाईएस्ट पॉइंट h की हाइट वाला कैलकुलेट करना है, तो h हमने कैलकुलेट करना है, ये लिख दिया। और कह रहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द मोमेंटम। हमें मोमेंटम भी कैलकुलेट करना है, लेकिन मोमेंटम कहाँ? एट हाईएस्ट पॉइंट, HEIGHEST, हाईएस्ट पॉइंट। हमें हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया है समझने के लिए, ठीक है ना, लेकिन टफ नहीं है, आसानी कहेंगे इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले दिमाग में आया कि एच निकालना है। एक चीज़ आपको और समझाना चाहूँगा। एक बात बताओ, ये जो हाइट है, जब किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंके हो, जो हाइट है, ये हाइट कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट की तरह काम करेगा। स्मॉल लेटर एस। याद आया कुछ इस बात से? आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स इक्वेशन मोशन, तीन इक्वेशन मोशन पढ़ा होगा। आपके रिवीजन के लिए मैं यहाँ तीनों लिख रहा हूँ। एक पढ़ा होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मेरे साथ दो तीन बार बोल लो, अपनी कॉपी में लिख भी लो। एस भले याद है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी लिख लो, ठीक है ना। और एक होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये भी आपने लिख लिया। तो यही तीन इक्वेशन मोशन आपने पढ़ा था।
अब एक बात बताओ, ये जो आप एस लिखे हो, ये एस क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट होता था। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है, तो उसकी जो हाइट है वो भी एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। मतलब एस को एच लिख सकते हैं या एच को एस लिख सकते हैं। क्यों? सही बात है ना? अगर ये समझ में आ गया तो मैं इसी फार्मूले को यूज करने वाला हूँ, बेसिकली यही लगेगा और हमारा आंसर आ जाएगा शायद। हाँ, और अगर ये नहीं लगा तब सर, तब ये वाला यूज करेंगे। तो कैसे पता चलेगा कौन सा लगेगा? ये जो डेटा गिवन है ना, इससे पता चलेगा। तो पहले सोचो, मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा सर ये वाला लगाइए, तो ये वाला लगाते ही उसको समझ में आएगा कि एस एस तो निकल जाएगा, क्योंकि एस ही डिस्प्ले हाइट है वो, मान लीजिए, चलिए हो जाएगा। लेकिन यूटी में यू मालूम है पर टी नहीं मालूम है, तो इसीलिए ये वाला इक्वेशन आपके लिए लगाना मुश्किल बात है। ये वाला ना लगाइए। आपको कौन सा लगाना चाहिए? आपको थर्ड वाला इक्वेशन लगाना होगा। तो आइए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड इक्वेशन मोशन क्या होता है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v की वैल्यू क्या है? 0 है, तो मैंने यहाँ 0 रख दिया। u की वैल्यू मेरी क्या है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? अरे सर ये भी नहीं पता है। अरे बहुत आसानी से a निकल जाएगा। a इज़ नॉट अ लाइक बिग टास्क, ठीक है ना? ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है आपके लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि आपने ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, और जब वर्टिकली अपवर्ड फेंके हो तो ग्रेविटी काम करेगा, और ग्रेविटी जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कई बार इसको लिया जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना? तो दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। हम लोग कौन सा कंसीडर करेंगे? जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम लोग ना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कंसीडर करेंगे। ये वाला लेने पे कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, तो आप इसे ले लीजिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। कोई बच्चा अगर इसे लेके सॉल्व करता है तो ऐसा नहीं है उसका आंसर गलत होगा, उसका भी सही होगा। इसीलिए इसके दो आंसर आ जाते हैं, अप्रॉक्स में दोनों सही हो जाते हैं। बशर्ते आपको बताना पड़ेगा आपने क्या लिया, तो हम लोग ये वाला कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे g की वैल्यू क्या लेंगे? 10। लेकिन एक बात बताओ, ग्रेविटी तो अर्थ की तरफ लगती है, नीचे की तरफ, लेकिन आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, इसीलिए यहाँ g की वैल्यू माइनस लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये दिमाग में सेट कर लीजिए, कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है तो उस पर ग्रेविटी निगेटिवली काम करती है, और जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उस पर ग्रेविटी पॉजिटिवली काम करती है। इसीलिए हम यहाँ पे ए की एक एक ये जो ए है बेसिकली वो हमारे लिए ए जी की तरह काम करेगा, और जी जो होगा हमारा -10 होगा, इसलिए मैं यहाँ पे -10 रख दूंगा। और यहाँ पे ये एस है, बेसिकली एस ही हमारा क्या है? एच। तो यहाँ एच रख दिया। अब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो कैसे होगा? 0 इक्वल टू ये हो गया 100, मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा -20h। अब इसको उस तरफ लेके जाओ तो ये होगा 20h इक्वल टू 100। यहाँ से बताओ h इक्वल टू कितना आएगा? 100/20। कैंसिल आउट करोगे तो मिल गया h इक्वल टू 5 मीटर। दिस इज योर राइट आंसर। समझ गया ना? यानी कि जब ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड आप फेंकेंगे इस कंडीशन पे, ये गिवन डेटा के बेस पे, तो आपको जो मैक्सिमम हाइट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 5 मीटर मिलेगा, ठीक है ना? हाईएस्ट पॉइंट 5 मीटर पे होगा। एक चीज़ और बोला था, कैलकुलेट द मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब आपको पता है मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? P इक्वल टू mv होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे मास क्या होगा? ऑब्जेक्ट का मास तो बदलता नहीं है, तो मास तो वही होगा 0.4, वो मैंने रख दिया, इनटू, अब बताओ उस हाईएस्ट पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा? 0, तो 0 रख दीजिए, और इस तरीके से आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉल का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ये भी दिमाग में बिठा लेना, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ कैलकुलेट करना था और काफ़ी कुछ समझने वाली बात थी, सीखने वाली बात थी। एक बात आपको बता दूं, जिस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से आप लगा लेते हो, जो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए, समझ लीजिए वो नॉर्मल क्वेश्चन है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, वो एक लर्निंग क्वेश्चन नहीं है। बेसिकली लर्निंग क्वेश्चन के लिए हमें एक ऐसा क्वेश्चन चाहिए होता है जो थोड़ा टफ हो, जिसमें कुछ चीज़ें हम निकाल पाएँ, कुछ चीज़ें ना निकाल पाएँ, जो थोड़ा लेंदी हो, मतलब कुछ सीखने को भी तो मिलना चाहिए, है ना? केवल फॉर्मेलिटी के लिए न्यूमेरिकल थोड़ी ना लगाना कि लग गया, आंसर आ गया, चलो ठीक है, बाय बाय टाटा। हमें कुछ सीखना है, हर क्लास में कुछ नया सीखना होता है हम लोगों को, एज ए स्टूडेंट एंड एज ए टीचर बोथ। तो दैट्स वाई आई यूज टू टेक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। उम्मीद है कि ऐसे सवाल आपको अच्छे लगते होंगे और समझ में भी आते होंगे। फिलहाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना? अभी ज़्यादा मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है, अभी अगले क्वेश्चन पर चलो, बाद में मुस्कुरा लेना फिलहाल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है, बाकी सवालों की तरह। देखते हैं ये क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है कि अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, कार स्टॉप्स इन 10 सेकेंड। मतलब 54 किलोमीटर की स्पीड से एक कार है जो मूव कर रही है, ठीक है ना। एक कार है जो 54 किलोमीटर की स्पीड से मूव तो कर रही थी, लेकिन जब ब्रेक लगा दिया गया तो 10 सेकंड के बाद वो कार रुक जाती है। कह रहा है कैलकुलेट द रिटार्डेशन, यानी कि आपको रिटार्डेशन निकालना है। बेसिकली आप एक्सीलरेशन निकालेंगे और उसका आंसर अगर नेगेटिव में आ गया मतलब वही रिटार्डेशन है। चलिए कोई बात नहीं। और कह रहा है ब्रेकिंग फोर्स भी निकालो, वही फोर्स जिसको मैं अभी आपको निकलवाया था कई बार, और जहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि वो रिटार्डिंग फोर्स है, उसी की बात कर रहे हैं। तो ब्रेकिंग फोर्स यानी कि रिटार्डिंग फोर्स लगभग सेम ही है, ठीक है ना। कह रहा है इफ द मास ऑफ द कार इज 800 kg। और तीसरा पॉइंट एक और दिया, कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिफोर इट स्टॉप। मतलब आपको डिस्टेंस भी निकालना है कार का। तो बहुत अच्छा सवाल है, इसमें भी कई सारी चीज़ें पूछा हुआ है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो मैं इसको मिटा दूँ जो थोड़ा यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है ना। मिट जाएगा ना पक्का। आइए देखते हैं। इट्स वर्किंग वर्किंग वर्किंग। ओ भाई क्या बात है, इट्स वर्किंग। चलिए वेरी वेल। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, एक बात आपको बताएं, आप रेगुलर जब पढ़ोगे तभी आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है ना। अगर रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। इसीलिए रेगुलर पढ़ो और थियरी को बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहो। थियरी जब आप रिवाइज करके आओगे तो फार्मूला भी याद रहेगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा, और न्यूमेरिकल आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हो कि बिना थियरी के काम हो जाए, बहुत मुश्किल है, शायद नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ज़िंदगी में चाय बनाने के अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना, और वो भी शायद बड़ा मुश्किल से हो पाएगा। इसीलिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है। चलिए, अ कार मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार 54 किलोमीटर पर आवर। इसको तुरंत कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में। यूनिट का कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या करना है, 54 में 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। 18 3 जा 54 होता है, 3 5 जा 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड। बेसिकली ये है कार की इनिशियल स्पीड मीटर पर सेकंड में। कह रहा है कि ऑन अप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, ब्रेक लगाने पे गाड़ी रुक जाती है। टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड में गाड़ी रुक जाती है। क्योंकि गाड़ी रुक गई इसका मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट करिए कि रिटार्डेशन यानी ए निकालना है मुझे। और बेसिकली ए एक्सेलरेशन का सिंबल होता है, लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि ए ही, इसी लेटर को ही यूज करते हैं रिटार्डेशन को डिनोट करने के लिए। दोनों में फ़र्क बस इतना है कि एक्सीलरेशन का आंसर पॉजिटिव में आता है और रिटार्डेशन का आंसर नेगेटिव में आता है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में बना के रखना। कई सारी बुक में या कई सारे टीचर लोग आपको बताते होंगे कि ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी ये एक्सीलरेशन है, लेकिन ए इक्वल टू यू माइनस बी अपॉन टी ये रिटार्डेशन है। तो ये उनका अपना अपना तरीका है, इन दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। बस ये है कि अगर आप इसको रिटार्डेशन बोलोगे और ये फार्मूला अप्लाई कर दोगे तो ये आंसर प्लस में हो जाएगा। तो थोड़ा सा कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, परेशान। इसलिए मैं कहता हूँ ये सब दिमाग ही मत लगाओ, ये सब याद ही नहीं करना है। केवल एक फार्मूला पढ़ना है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और यही हमेशा लगाएंगे चाहे कुछ भी पूछे, रिटार्डेशन या एक्सीलरेशन। और लास्ट में बस ये ध्यान रखेंगे कि अगर इसका आंसर प्लस आया तो वो एक्सीलरेशन है, और माइनस आया तो वो रिटार्डेशन है। इसीलिए मैंने यहाँ ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखा। अब कह रहा है कि ब्रेकिंग फोर्स भी बता दूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एफ भी कैलकुलेट करना है। उसने कहा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार क्या होगा, इसका मतलब बेसिकली वो डिस्प्लेसमेंट पूछना चाह रहा है, तो वो एस भी बता दीजिए। कंडीशन ये दिया है कि कार का मास जो है वो 800 kg है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मास ऑफ कार जो ये दिया है दैट इज 800 kg। ये हो गया सारा गिवन, ये वो डेटा है जो गिवन है। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन ये लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको सोचना है कि क्या क्या निकालना है। तो एक्सीलरेशन सबसे पहले निकालना है। अब एक्सीलरेशन के लिए एक्सीलरेशन का फार्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये फार्मूला लगाओ, तुरंत आंसर आएगा। वी की वैल्यू बताइए क्या है, फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो है सर। यू की वैल्यू क्या थी, आपकी इनिशियल वेलोसिटी 15 थी, अपॉन टाइम कितना दिया था आपने 10 सेकेंड। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर, वो भी नेगेटिव के साथ ए का। इसका मतलब हमारा ये क्या है, यही है रिटार्डेशन, है कि नहीं। तो पहला आंसर तो आपका कंप्लीट हो गया, रिटार्डेशन इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर ये बोलते हो कि एक्सीलरेशन ए की वैल्यू क्या है, तो अगर ऐसे बोलते हो ए इज इक्वल टू माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड, या तो ये बोलो, और या तो ये बोलो कि रिटार्डेशन इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन बोल के फिर माइनस मत लगाना, क्योंकि दोनों अलग अलग बातें हो जाएंगी। ये तो वही वाली बात हुआ कि एक पेन था ऐसे, और आपने कहा सर इस पेन को उल्टा कर दो, ठीक है ना। लेकिन आपको पेन जब उल्टा करने के लिए बोला जाएगा तो पेन ऐसे होना चाहिए, लेकिन कोई पेन उल्टे पेन को उल्टा कर देगा तो फिर सीधा नहीं हो जाएगा।
तो मतलब वही वाली बात हुई कि माइनस को फिर से माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए रिटार्डेशन भी बोलो और नेगेटिव भी लगाओ, ये गलत बात हो जाएगा, या तो रिटार्डेशन बोलना या तो नेगेटिव लगाना। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। अगर ये बात थोड़ा कम समझ में आया तो थियरी वाला जाके लेक्चर देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल ए की वैल्यू -1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पहला आंसर हो गया। अब दूसरा, रिटार्डिंग फोर्स निकालना है, एफ इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है एफ का, एफ इक्वल टू होता है एम ए। एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, एम की वैल्यू दिया है 800 kg, और ए अभी अभी आपने निकाला माइनस में 1.5, मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करिए। 15 8 जा होता है 120 और डबल जीरो और एक डिजिट के बाद डेसिमल, यानी कि 1200 न्यूटन आएगा, माइनस के साथ ये फोर्स आंसर आ गया आपका ये भी। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू क्या है 1200 न्यूटन, 1200 न्यूटन। ठीक है ना, नेगेटिव के साथ यहाँ आ गया। अब आपको निकालना था एस, यानी कि आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली। तो आपने जो भी थोड़ी देर पहले न्यूटन्स के तीनों इक्वेशन मोशन देखे थे, उनमें से कोई एक लगाना पड़ेगा। पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो लगने सा है नहीं, ये तो बेकार है आपके लिए। दूसरा वाला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या ये लगेगा, आराम से लग जाएगा। तो आइए यहाँ लगा दीजिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बताइए u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू थी आपकी 15 और t कितना था 10 था, प्लस लगाया मैंने 1/2। बताइए a कितना आया है आपका, a आया है माइनस में 1.5, इंटू टी कितना था आपका, टी था आपका 10, तो 10 इंटू 10 क्योंकि स्क्वायर दिया था वहाँ पे, ये आ गया 150, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, 2 1 जा 2, 2 5 या 10 हो जाएगा, और इस 10 का इधर मल्टीप्लाई करोगे 15, 15 5 जा कितना होगा 75 हो जाएगा, तो -75 आएगा। आप सॉल्व करके देखेंगे और 150 -75 करोगे तो फाइनली मिलेगा 75 मीटर, एंड दिस इज योर थर्ड लास्ट, यानी थर्ड आंसर। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो आपने तीनों आंसर निकाल लिए। पहला आंसर है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नेगेटिव के साथ, दूसरा है -1200 न्यूटन, और तीसरा है 75 मीटर। दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है ज़रूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, कैन समबडी टेल मी, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, पता है तो मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है ना, फिलहाल अब मैं कुछ आपको होमवर्क देना चाह रहा हूँ। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, इसको बढ़िया से लगाइए घर पे, देखिए और आंसर बताइए कि क्या आता है। अगर आप लगा पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आया कि नहीं आया। ठीक है ना, आया होगा तो आंसर बता देना, मैं कंफर्म कर दूंगा सही होगा कि नहीं। और मान लो अगर ऐसा होता कि आप नहीं लगा पाते हो तो मुझे बता देना, मैं अगली वीडियो में सॉल्व करा दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लगा लोगे, इतना तो आपने पढ़ ही लिया है। ठीक है, फिलहाल ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, इसको बढ़िया से पढ़िए, स्क्रीन ले लीजिए बेसिकली इसका। ठीक है ना, आराम से लगाइएगा, वीडियो खत्म हो जाने के बाद बढ़िया से लगा लीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, होप सो स्क्रीन हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 10, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीट एंड क्लीन प्रॉपर। ठीक है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, सिमिलर टू द प्रीवियस वन, थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा आपको। ये है क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज अनदर वन। ठीक है, इसको अच्छे से लगाइएगा, ये भी आपका काम कर जाएगा। ठीक है ना, याद रहे ये जो यहाँ पे लिखा है ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये फॉन्ट साइज का प्रॉब्लम है। ठीक है ना, ये M2 लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, ये M1 लिखा है। तो बढ़िया से लगाइएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। होप सो कि ये क्वेश्चन आपने देख लिया, समझ लिया और अच्छे से कर लिया है आपने। ठीक है ना, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद है, और अगर उम्मीद है सही है सब कुछ तो बढ़िया बात है। पढ़िए लगातार, कंटिन्यूअसली करिए, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे दोबारा।